नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। हमने देखा दिल्ली में बीते दिनों जंतर मंतर पर किस तरीके का प्रदर्शन हुआ। सीजेपी का ये प्रोटेस्ट था। देश भर से तमाम जगहों से जो युवा है वो इसमें आके जुड़े। लेकिन जेनजी के नाम पर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा था, इसमें कई ऐसे भी तत्व थे जिन्हें असामाजिक बताया जा रहा है। उसके बाद लगभग 2800 से ज्यादा जो लोग हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 900 तो आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। पहले से मामला दर्ज है सभी के खिलाफ। दूसरा ये कि सीजेपी को लेकर के सवाल कई सारे हैं कि आखिरकार फंडिंग कहां से हो रही थी, कि जितने लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे थे उनका खाना पीना तमाम सारी चीजें हो रही थी। और इसी पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान हैं ईश्वर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका सर न्यूज एक्सप्रेस पर। सबसे पहले सर थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, आपने भी देखा हमने भी देखा, वहां पर जो भीड़ लोगों की थी, लेकिन ये बार बार कहा जा रहा था कि जो फंडिंग है शायद कहीं बाहर से हो रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर फंडिंग हो रही है, हम देश के अंदर हैं, तो इंटेलिजेंस की भी एक जिम्मेदारी होती है। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, विदेशी फंडिंग अभी तक रुक नहीं पा रही। उसका मूल कारण है हमारा घटिया कानून। 1949 वाला जो बैंकिंग एक्ट है आज भी चल रहा है, वो बदला नहीं गया है। इसलिए विदेशों से फंडिंग आ जाती है और आरटीजीएस और एनईएफटी के नाम पे चली जाती है। लोगों के खाते में पहुंच जाता है पैसा, और हमारा आरबीआई का सॉफ्टवेयर नहीं पकड़ पाता है कि पैसा बाहर से आया कि अंदर से आया। इसलिए मेरी एक पीआईएल चल रही है कोर्ट में, जिसमें मैंने कहा कि भारत में 1949 का जो बैंकिंग एक्ट है इसको हटाइए और भारत में एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करिए। तो ये कड़वी सच्चाई है, कानून घटिया है 1949 वाला, और सॉफ्टवेयर भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा। पैसा आता है विदेशों से और उसको ट्रांसफर किया जाता है आरटीजीएस और इसका एक मेजर लूप होल अगर हम समझना चाहें तो मेजर लूप होल कौन सा, जिस पे शायद काम करने की जरूरत है? मेजर लूप होल जो है वो सरकार को तत्काल 1949 का बैंकिंग एक्ट खत्म करके यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने की जरूरत है। बैंकों को स्ट्रिक्ट डायरेक्शन देने की जरूरत है। जो बाहर से पैसा आएगा वो IMT यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, इसी नाम से ही उसको आगे बढ़ाना है। आरटीजीएस एनईएफटी नहीं करना है। और वो भारत की बैंकें नहीं करती। ये जो विदेशी बैंकें हैं जिनके ऑफिसेज दिल्ली में है, मुंबई में है, भारत में है, ऐसे बहुत सारी बैंकें हैं ना जो हैं विदेशी बैंकें, लेकिन उनकी ब्रांचेस भारत में है। उन बैंकों के जरिए पैसा आता है। ये कड़वी सच्चाई है। जहां तक बात आई कॉकरोच पार्टी की, देखिए जो शुरुआती समय में जो उनका मुद्दा था बहुत अच्छा मुद्दा था, और वो मुद्दा आज भी अच्छा है। पेपर लीक बंद होना चाहिए 100%। लेकिन कॉकरोच पार्टी ने कोई पेपर लीक कैसे रुकेगा इसके लिए कोई एक 5 सूत्री 10 सूत्री या 20 सूत्री कोई मांग पत्र नहीं बनाया। संशोधन के लिए कोई सलाह नहीं, सिर्फ 2-3 बातें थी कि इस्तीफा दो। तो मंत्री के इस्तीफा देने से कोई नकल वकल नहीं रुकती है। याद रखिए, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से, मर्ज पकड़ने से। हाँ, बीमारी को समझ के उसका मूल कारण क्या है उसका स्थायी। पिछले 25 साल में चीन में, जापान में, सिंगापुर में, अमेरिका में, रूस में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और हमारे देश में एवरेज हर साल 10 पेपर लीक होते हैं। पिछले, आप झारखंड देख लीजिए, अभी मैं कह रहा हूं एवरेज हर साल 10 पेपर लीक होते हैं, एवरेज। पिछले 12 साल में 116 पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले 25 साल में 250 पेपर लीक हुए हैं और लगभग 15 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। तो अब 25 साल में 250 करोड़ का मतलब एवरेज हो गया हर साल 10 पेपर, और पिछले 12 साल में 116 पेपर, मतलब एवरेज हो गया हर साल 10 पेपर लीक हो रहा है। सरकारें बदल रही हैं, एक्स पार्टी की सरकार आ रही है, वाई पार्टी की सरकार आ रही है, कभी ये सरकार कभी वो सरकार, पेपर लीक नहीं रुक रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो बदल रहे, बीमारी तो, दवाई तो बदली नहीं जा रही है। सरकार कोई आ रही, नियम कानून वही पुराने चल रहे थे। अभी तक पेपर नकल के खिलाफ हमारे पास कोई कानून ही नहीं था। जब ये नीट का पेपर 2024 में लीक हुआ, जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ, इसके पहले 2024 में भी लीक हुआ था। जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ तब जाके पार्लियामेंट में कानून बना। उसके पहले तो कोई कानून था ही नहीं भारत में। न नकल के खिलाफ कोई पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं था। सेंट्रल लेवल कुछ राज्यों ने कानून बनाया था, बाकी कोई कानून ही नहीं था। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। जो 2024 में कानून बनाया गया उसमें बहुत खामियां थी, और अभी जो कानून बना इसमें भी खामियां हैं। पहले से अच्छा कानून है। अच्छा, लोग ये कह रहे थे, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, 2024 में जो कानून आया था उसके बाद हम सभी ने देखा संसद में कितनी बहस हुई, उसके बाद बोला गया कि संशोधन कर रहे हैं। लेकिन विपक्षियों का ये कहना है कि ऐसा कानून ही किस काम का जिसमें संशोधन करना पड़े, और 2024 में लाए थे, 26 में भी कुछ नहीं हुआ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो पॉलिटिकल बतौलेबाजी है। अगर विपक्षियों को लग रहा है कि 2024 वाला कानून ठीक नहीं था तो विपक्ष ने उस समय अपना वहां प्रस्ताव क्यों नहीं पेश कर दिया? विपक्ष का काम थोड़ी केवल ये थोड़ी है कि बस सरकार के ऊपर जुमलेबाजी करते रहो, बतौलेबाजी करते रहो, संसद में केवल नारा लगाते रहो। नहीं,
विपक्ष का काम है कि भैया आपका जो ड्राफ्ट है उसमें ये खामी है, मैं जो ड्राफ्ट दे रहा हूं उसमें ये अच्छी है, सलाह दीजिए, सलाह दे। और वैसे भी कांग्रेस के पास तो दिग्गज वकीलों की फौज है, एक से बढ़कर एक। मतलब भारत के अगर आप शायद बड़े नाम अगर हम देखें, अगर आप टॉप 20 लॉयर देखिए, भारत के टॉप 20 लॉयर, तो उसमें से 10 कांग्रेस में ही है। तो कांग्रेस तो हर कानून को, सरकार जो कानून है उसके बदले अच्छे से पेश कर सकती है, हर कानून में एक अपना ड्राफ्ट सौंप सकती है। देखो आपका जो कानून है गड़बड़ है, मेरा कानून ये अच्छा है, करो। आज तक सरकार ने कितना किया? सरकार जो कानून बनवाती है, कांग्रेस की सरकार उसको कोर्ट में चैलेंज तो करवा देती है, लेकिन जब वो कानून बन रहा होता है पार्लियामेंट में, तब कांग्रेस अपना एक कोई उसका एक बढ़िया बेटर मॉडल लाके नहीं देती है। तो ये विपक्ष का हम थोड़ी केवल सरकार की खामियां गिनाते रहो, आप अपना भी तो दिखाओ कि हाँ भाई। हमने कल भी देखा जिस तरीके से जब ये एंटी पेपर लीक वाला कानून पास हुआ, तो 2024 में चाहे जो हुआ, हमने देखा पार्लियामेंट के बाहर विपक्ष लगातार सीजेपी का समर्थन कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब ये एंटी पेपर लीक के सिस्टम को और कड़ा किया जा रहा है, हरजाना हो, जुर्माना हो, जेल हो, सब बढ़ा है, लेकिन इस पर भी विपक्ष ने कल खूब हंगामा किया है। नहीं, हंगामा तो किया। मैं ये पूछ रहा हूं विपक्षियों को, जिनको नकल कितनी चिंता है, पेपर लीक कितनी चिंता है, बच्चों के भविष्य कितनी चिंता है, ये जब नया कानून बन रहा था, इन्होंने इसमें आजीवन कारावास की मांग क्यों नहीं किया? इन्होंने 100% प्रॉपर्टी सीज करने की मांग क्यों नहीं किया? विपक्ष के लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि जो लोग पेपर लीक में शामिल होते हैं इनकी सिटीजनशिप खत्म कर दो? विपक्ष के लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि जो लोग पेपर लीक में पकड़े जाएं इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूरे सिंडिकेट का पता करो? अल्टीमेटली पेपर लीक में कौन पकड़ा जाता है? वो प्यादा पकड़ा जाता है, नहीं, नीचे जो बांट रहा होता है, जो 1-1 लाख रुपए में पेपर बेच रहा होता है, वो पकड़ा जाता है। उसके ऊपर तो 5 लेयर और होती है, वहां तो कोई पहुंचता नहीं भाई। बिना सरकारी कर्मचारियों के मिली भगत के पेपर लीक ही नहीं हो सकता। सरकारी कर्मचारी कभी पकड़े नहीं जाते। पेपर लीक करवाते हैं कोचिंग वाले लोग, कोचिंग वाले कभी पकड़े नहीं जाते, जो कोचिंग के मालिक। आपको शायद ये याद होगा, मैं एक बार आपको रोक रहा हूँ, प्रियंका गांधी जब राजस्थान में एक बार बोल रही थी तो अशोक गहलोत के लिए उन्होंने कहा था कि पेपर लीक बहुत पुरानी समस्या है, इसमें हम जिम्मेदारी कैसे ले लें? मैं कह रहा हूं 100% पेपर लीक बंद हो जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं, आपके स्टूडियो में बैठ गारंटी ले रहा हूं, मैं बिल बना के दे रहा हूं, वो बिल पास हो जाए, देखिए पेपर लीक रुक जाएगा। आप पेपर लीक करने वालों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, उनसे पूछिए कि कौन और कौन है, जो पकड़े जाए उनका भी टेस्ट करिए, उनसे पूछिए और कौन है। तो कुल मिला के आप पेपर लीक में जो बेच रहा था उससे पूरी चेन को पकड़ लीजिए, और पूरी चेन का एक बार 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए, सिटीजनशिप खत्म कर दीजिए, आजीवन कारावास दे दीजिए, देखिए आगे से पेपर लीक बंद हो जाएगा। दूसरा, पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्योंकि नीट का एक पेपर आता है, ठीक है, और उसी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी। एक पेपर आया, उसी में 4 है, ठीक है, तो वो लीक हुआ, यानी 4 पेपर लीक हो गए, यानी 4 सब्जेक्ट लीक हो गया ना। हम इसको 2 क्यों नहीं करते? 2 डिवाइड कर दें इसको हम, कि भैया सुबह 10 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होगा और शाम को 2 बजे से या 1 बजे से जूलॉजी बॉटनी का पेपर होगा। एक ही दिन पेपर करिए, पार्ट वाइज 2 पार्ट में कर दीजिए, जिससे स्टूडेंट को दिक्कत भी ना आए। सुबह आए, पहले एक पेपर दे ले, बीच में लंच कर ले, और उसके बाद दूसरा पेपर दे ले, तो पेपर लीक के चांस ऐसे खत्म हो जाएंगे। दूसरा, ये विपक्ष के लोग जिनको बच्चों की इतनी चिंता है, ये कोचिंग पे ताला क्यों नहीं लगवा रहे? क्यों चाहिए कोचिंग? 1990 के दशक तो कोचिंग होती नहीं थी, ये तो कोचिंग अब शुरू हो गया ना, पहले तो कोचिंग नहीं होती। तो क्यों कोचिंग क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? प्राइवेटेशन क्यों नहीं बंद होना चाहिए? 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? 1 नेशन 1 सिलेबस क्यों नहीं होना चाहिए? 1 नेशन 1 करिकुलम क्यों नहीं होना चाहिए? किसी विपक्ष वाले ने बोला कि भैया एक काम करो, अब जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछो, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वही 10वीं 12वीं में पढ़ाओ? किसी विपक्ष वाले ने बोला क्या? आज की डेट में कोचिंग माफियाओं ने ऐसा सिस्टम बना लिया, पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऐसा हैक कर लिया है कि जो जेई में, नीट में, क्लैट में, एनडीए में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, आईएएस में जो कुछ पूछा जाता है वो आपके स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, 10वीं 12वीं पढ़ाया नहीं, उसके अलग से और जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो कहीं पूछा नहीं जा रहा है। तो मजबूरी में बच्चा टॉपर भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी में उसके 12वीं में 95% भी नंबर आए, तो भी बिना कोचिंग के उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग वालों को पता होता है कि क्या पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी मिली भगत चल रही है, उनकी वहां पे उल्लू उल्लू चल रही है। अच्छा, नेक्सस इस तरीके से ये पूरा नेक्सस बना हुआ है पूरे। देखिए, इस देश में स्कूल माफिया है, कोचिंग माफिया भी तो कहते हैं ना लोग। मैं कह तो रहा हूं 3 तरीके के माफिया है। स्कूल माफिया नहीं चाहते कि भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, जबकि चीन, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या में हमारे बराबर है, वहां 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड चल रहा है। किताब माफिया नहीं चाहते कि पूरे देश में एनसीईआरटी किताब चले।
क्योंकि वो 50 रुपए वाली किताब 1000 रुपए में बेचना है उनको। तो किताब माफिया एनसीईआरटी किताब की हमेशा कमी रखेंगे, एनसीईआरटी को बोल के रखेंगे बस थोड़ी सी किताब छापना, ज्यादा छापना नहीं, बाकी वो अपनी छापेंगे। और एक खेल और करते हैं किताब माफिया, हर साल किताब में एक चैप्टर चेंज करवा देंगे। हम लोग पढ़ते थे ना, तो वही किताब बड़े भाई पढ़ते थे, उसके बाद हम पढ़ते थे, किताब हमारे बड़े भाई बहन पढ़ते थे तो हमारे काम उसके बाद उसमें बढ़िया अखबार में उसके ऊपर चढ़ा उढ़ा के रख दिया जाता था कि भैया अभी 2 साल के बाद एक और भी आएगा, वो भी पढ़ेगा। तो एक किताब जो है 3 से 4 साल चलती थी। अब नई नई एडिशन आ जाता है हर साल। अब हर साल नए एडिशन। ये कौन करवा रहा है? ये किताब माफिया करवा रहे हैं, एजुकेशन वालों से मिले हुए हैं और कहते हैं भैया काम करो, बस तुम एक चैप्टर चेंज कर दो, और हम कह देंगे पुरानी वाली किताब तो चलेगी नहीं, पुरानी किताब रद्दी हो गई। रद्दी हो गई। इससे इन्वायरमेंट का कितना नुकसान हो रहा है, कितने पेड़ इससे कट रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो पेड़ कट रहे हैं वो किताब छापने में कट रहे हैं। और किताब में ऐसा क्या नाम है भाई, मैथ में हर साल इतना कौन सा नया आविष्कार हो जा रहा है कि हर साल आपको मैथ किताब बदलनी है। फिजिक्स में ऐसा कौन भारत में हर साल नया आविष्कार हो रहा है कि आपको फिजिक्स किताब बदलनी है। आपके केमिस्ट्री में हर साल नया कौन सा आविष्कार हो जा रहा है कि नई केमिस्ट्री बदलनी है। जूलॉजी बॉटनी में ऐसा हर साल कौन सा नया आविष्कार हो रहा है कि आपको जूलॉजी बॉटनी बदलनी है। कोई आविष्कार नहीं हो रहा है, बस चैप्टर घुमाना है, दाएं बाएं करना है। पहला चैप्टर 25वां कर देना है, 25वें चैप्टर को पहला कर देना है, सीक्वेंस बदल देना है, थोड़ा राइटर के इधर उधर कर देना है और अपनी दुकान। तो किताब माफिया ये खेल कर रहे हैं। और है तीसरे हैं कोचिंग माफिया। कोचिंग माफियाओं ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। भारत में 5 लाख करोड़ का कोचिंग का कारोबार चल रहा है। सारे कोचिंग वाले मिलजुल के एक मुश्त अपना लेते हैं, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों कर्मचारियों को खरीद लेते हैं और वो सिस्टम ऐसा बना लिया है कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाएगा वो पूछा नहीं जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा वो पढ़ाया नहीं जाएगा। तो मजबूरी में बच्चा कितना भी टॉपर हो, कितने महंगे स्कूल में पढ़ता हो, 10वीं 12वीं में 20-20 हजार रुपए महीने दे के स्कूल में पढ़ा हो, तब भी बिना कोचिंग किए वो IIT में सिलेक्शन नहीं होगा, बिना कोचिंग किए उसका NDA में सिलेक्शन नहीं होगा, बिना कोचिंग किए उसका MBBS में सिलेक्शन नहीं होगा, बिना कोचिंग किए IAS चाहे आप कितने भी योग्य कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया वो तो पूछना नहीं है, और जो पूछना है वो पढ़ाना नहीं है। जो पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में वो कोचिंग में तो पढ़ाया जाएगा, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यानी कि जो बच्चा KG क्लास से 12वीं तक पढ़ रहा है वो कोचिंग में तो लिख लोहा पर पत्थर हो जाएगा फिर। बस हो ही यही रहा। आज की मैं यही कह रहा हूं कि ये जो काकरोच पार्टी या जो आज के बच्चों के रहनुमा है, ये एजुकेशन रिफॉर्म की बात क्यों नहीं कर रहे, सिस्टम रिफॉर्म की बात क्यों नहीं कर रहे। हम जो कुछ पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में कहाँ काम आ रहा है। साइन थीटा कास थीटा आपके जीवन में कभी काम आया? आपने अलजबरा पढ़ा आपके जीवन में कभी काम आया? टेक्नोमेट्री आपके जीवन में कभी काम आई? A² + B² आपके जीवन में कभी काम आया? नहीं आया। अरे भैया ऐसी चीज पढ़ाओ जो हमारे जीवन में काम आए। अच्छा बालक कैसे बनना है, आज्ञाकारी बालक कैसे बनना है, अच्छा नागरिक कैसे बनना है, वो तो पढ़ा नहीं रहे, संस्कार दे नहीं रहे, वही अराजकता, मतलब ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जिससे कोई लेना देना नहीं। इस देश में एजुकेशन रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन ये काकरोच पार्टी और इनका एजेंडा अलग है। मंत्री बदलो, मंत्री बदलो, मंत्री बदलो, मंत्री इस्तीफा दो। तो हमने सब देखा, इन्होंने इस्तीफा ले लिया, इस्तीफे की बात भी कर रहे थे कि अंतिम मांग वही है कि इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा मिल गया। लेकिन एक और बात ये भी है कि अब जब इन सभी पर गाज गिर रही है तो इनमें लगभग 2800 लोगों के जो नाम है वो चिन्हित हुए हैं, जो कि 900 इनमें से जो हैं अपराधी हैं, और लगभग कई तो ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप की भी धाराएं लगी हुई हैं। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि सब तो नीट पेपर वाले नहीं थे। इसमें एक तो NGO की सारी एंट्री हो गई, ठीक है, अमेरिका के फंडेड NGO भी इसमें आ गए, चाइना फंडेड NGO भी इसमें आ गए, खाड़ी देशों जो फंडेड NGO हैं वो भी इसमें आ गए। फिर पॉलिटिकल पार्टियों की भी एंट्री हो गई। पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री हुई तो फिर लगे हाथ बाकी लोगों को। मोबाइल चुराने वाले भी खूब आए, खूब मोबाइल चोरी करके ले गए। जंतर मंतर से कितने लोगों का मोबाइल चोरी करके ले गए। जेब कतरे भी खूब आ गए, जंतर मंतर जेब काट काट के ले गए। लोगों के बेचारे परेशान है, लोग दुखी आज तक रो रहे हैं, मेरा जेब कट गया, मेरा मोबाइल छीन गया, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया। तो हुआ ये कि बाद में तो ऐसी स्थिति हो गई कि वहां नीट के बच्चे कम हो गए और बाकी सब आ गए, वहां पे पॉलिटिकल लोग भी आ गए, पूरा पूरा आपका हाईजैक हो गया। और वो हाईजैक होना ही था, क्योंकि अगर इन्होंने शुरुआत में ही एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक 10 पॉइंट चार्टर बना लिया होता कि हम ये 10 विषय पे जब तक सरकार नहीं करेगी हम यहां से नहीं हटेंगे। अगर मंत्री के इस्तीफे करने की बजाय वो 10 मुद्दों को लेके काम किया होता तो छात्रों का भी भला होता, देश का भी भला होता। ऐसे मंत्री के इस्तीफा बदलने से क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया, क्या मिल क्या गया, आम छात्रों को क्या मिल गया, गरीब छात्र क्या। अब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देने के बाद
क्या आप बिना कोचिंग किए कोई आईआईटी में सिलेक्ट हो जाएगा? क्या आप गरीब बच्चों को कोचिंग नहीं करना पड़ेगा? क्या प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफा लेने के बाद लोगों को बिना एजुकेशन लोन लिए उनकी जिंदगी चल जाएगी? अरे गरीब आदमी, किसान, मजदूर बेचारा, कोई उसको कोचिंग करवाना पड़ रहा है, वो लोन लेता है, सब कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पूरा पॉलिटिकल आंदोलन था और उसी तरीके इसकी निवृत्ति हो गई। इससे बढ़िया तो अन्ना आंदोलन था और कुछ नहीं। कम से कम उसमें 3 मांगे थी कि भाई लोकपाल होगा, लोकायुक्त होगा और सिटीजन चार्टर होगा। 3 मांगे तो थी। तो आंदोलन अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है वो कभी उससे देश को फायदा नहीं होता। आंदोलन मुद्दों पे होता है तो फायदा होता है। ये आंदोलन मुद्दों पे नहीं था। ये आंदोलन केवल और केवल शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, बात खत्म हो गई। पॉलिटिकल एजेंडा था पूरा। जी। ठीक है। तो सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर के समझा हमने, क्योंकि बात बार बार की जा रही थी इस्तीफे की, उसके बाद बात हुई फंडिंग की, उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी की भी जो बात हो रही थी, तो हम सभी ने देखा किस तरीके से काम वहां पर हुआ और ऐसे में कई ऐसे भी लोग वहां पर पहुंचे थे जिनके ऊपर पहले से कई मामलों में, कई संगीन धाराओं में जो मामला है वो दर्ज था। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरीके से तमाम जो टॉपिक्स होते हैं उस पर चर्चा लगातार करते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।